तो हमारा जो आज का टॉपिक है आपका परासरण है। परासरण क्या होता है, ठीक है। तो परासरण देखो, परासरण एक क्रिया है, ठीक है। परासरण क्या है आपका, एक क्रिया है। परासरण का जो मुख्य उद्देश्य है, पहले हम उसके लिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अंगूर है और अंगूर को हम पानी के अंदर यदि रख दें तो अंगूर का आकार कैसा होता है भाई, गोल होता है। इस तरीके से यदि हम अंगूर को पानी के अंदर रख देते हैं, ठीक है, तो सुबह देखने पर उसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और वह धीरे धीरे फटने लगेगा, यानी अपने मुंह से कैसा होगा आपका, वो फटने लगेगा, ठीक है। यदि हम कहें आपको किशमिश को अगर हम पानी के अंदर डाल दें, ये हमने क्या रख दिया, किशमिश रख दिया, ठीक है। किशमिश को भी पानी के अंदर डाल दिया तो कुछ समय बाद किशमिश अपने आकार में कैसी जाएगी आपकी, फूल जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब जो हुआ है वो क्या के कारण हुआ, आपका परासरण के कारण हुआ है, ठीक है। देखिए, परासरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें जल या विलायक, ठीक है, जल या विलायक के अणु जल या विलायक के अणु कम सांद्रता से इसके अंदर हम क्या भरेंगे, विलयन भरेंगे। इसके अंदर क्या भरेंगे, हम विलयन भरेंगे, इस तरीके से। यानी इसके अंदर हमने क्या ले लिया, विलयन ले लिया। इसके अंदर हमने क्या भर लिया, देखो विलायक भर लिया। अब इसमें इसके बीच में हमने क्या लगा दी, अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। तो इसमें जल के अणु आपके धीरे धीरे करके इधर जाने लगे, ठीक है। तो यहां पर जल के अणुओं का क्या हो रहा है, आपका आना जाना हो रहा है। तो वह क्रिया यहां पर हमने क्या लगाई, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो वह क्रिया जिसमें जल या विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं या जाते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। देखो, जल आपका क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी सांद्रता कैसी होती है, कम सांद्रता, क्योंकि पानी इसके अंदर केवल क्या है आपका, पानी है। और इसके अंदर हमारे दो अणु हैं आपकी, एक तो विलायक है और दूसरा प्लस क्या है, आप इसके अंदर विलयन। भाई दोनों को मिलाएंगे तभी तो विलयन बनेगा कि नहीं। तो जिसके अंदर विलयन में विलय मिला होगा उसके अंदर सांद्रता कैसी होगी, ज्यादा, और जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा उसकी सांद्रता कैसी होगी, कम, यानी तरल कह सकते हैं या पतला कह सकते हैं, ठीक है। तो परासरण वाली वह क्रिया जिसमें देखो जल या विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, कहां से होकर जाएंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। अब ये तो हो गई परासरण की परिभाषा, ठीक है। अब आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो सबसे पहले हम क्या है, परासरण की परिभाषा आपको बताते हैं। देखिए, परासरण
ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। तो देखो वह क्रिया जिसमें, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, वह क्रिया जिसमें जल या विलायक के अणु, ठीक है, जल या विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाता है। यह परासरण कहलाती है। ठीक है, देखो जिसमें से जल या विलायक के अणु कम सांद्रता से कहा जाए अधिक सांद्रता की ओर। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण के लिए बताया था, यदि हम अंगूर को पानी के अंदर डालेंगे तो फूलने लगेगा धीरे धीरे करके, या हम किशमिश को पानी के अंदर डालते तो आकार में क्या लगती है, फूलने लगती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां पर हम पानी को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हुए देखते हैं। जैसे पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर जमीन में से पानी जाता है, धीरे धीरे करके पेड़ पौधों की पत्तियों तक ऊपर तक चढ़ जाता है, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण भोजन का निर्माण होता है। तो वहां पर जो सांद्रता होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे आपके क्या झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो झिल्ली क्या होता है आपका, हम इसके बाद क्या है, अब हम झिल्ली की बात करेंगे। झिल्लियां क्या होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये झिल्ली क्या होती है, एक प्रकार की ठोस या द्रव की क्या होती है, परत होती है, पतली क्या होती है, ठोस या द्रव की पतली परत को क्या कहते हैं, हम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, पतली परत को क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। ये झिल्लियां आपकी तीन प्रकार की होगी। देखो, एक तो होगी आपकी पारगम्य। पारगम्य का मतलब आप जानते हो, परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जिसमें से होकर के सभी पदार्थों का आना जाना हो सकता है, उसे हम कहेंगे हम पारगम्य। एक होगी आपकी अपारगम्य, नॉन परमिएबल, जिसमें से होकर कोई भी पदार्थ नहीं आ जा सकते हैं, किसी भी पदार्थ के अणु नहीं आ जा सकते, वो होगी आपकी अपारगम्य। और जो तीसरे नंबर की होगी वो इंपोर्टेंट आपकी होगी अर्ध पारगम्य। क्या होगी आपकी, अर्ध पारगम्य। इसको कहते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ऐसी झिल्ली होती है। देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, ठीक है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी होती है। ठीक है, यानी ऐसी झिल्ली, इसकी परिभाषा आपको लिखना चाहिए, ऐसी झिल्ली में ऐसे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं
ऐसे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसमें से होकर जल या अन्य विलायक के अणु निकल सकते हैं, निकल जाते हैं, विलेय के नहीं, विलेय के नहीं। देखिए ऐसी झिल्ली को हमारे पारगम्य झिल्ली कहते हैं जिसके अंदर से केवल जल के अणु या अन्य किसी विलायक के अणु आ सकते हैं और जा सकते हैं, अन्य किसी विलेय पदार्थ के अणु नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते, केवल ओनली विलायक के अणु जा सकते हैं। जैसे जल है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हम अगर बात करें, देखिए उदाहरण के लिए हम बात करते हैं तो एक आता चरम पत्र झिल्ली, दूसरी आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड की, तीसरी आपकी सुअर के आमाशय में भी पाई जाती है, सुअर के आमाशय की झिल्ली। ठीक है, यानी ये आपके एग्जाम्पल है आपके, यानी जो अर्धपारगम्य झिल्लियां होती है वो चर्मपत्र झिल्ली हो सकती है, एक प्रयोगशाला में बनाई जाने वाली कॉपर फेरोसाइनाइड की हो सकती है, और दूसरी आपकी सुअर के आमाशय में पाई जाने वाली झिल्ली भी होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने अच्छी तरीके से अपनी परिभाषा को पढ़ा, यानी वह क्रिया जिसमें जल या विलायक के अणु कम सांद्रता मतलब जिसके अंदर विलय नहीं मिला, ठीक है, कम सांद्रता से और कहाँ जाएगी, अधिक सांद्रता की ओर। इसके अंदर अधिक सांद्रता कहाँ पर होगी, जिसके अंदर विलय मिला होगा। उदाहरण के लिए हम अगर एक साइड पानी भर लेते हैं और एक साइड नमक का बिलियर भर लेते हैं, तो जिसके अंदर नमक मिला हो उसकी सांद्रता कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और जिसके अंदर कोई भी विलय नहीं मिला रहता उसकी सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम क्या, परासरण कहेंगे। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की बात होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि परासरण के एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण आपको परासरण के दें तो परासरण के जो उदाहरण है, ठीक है, जैसे हम परासरण के उदाहरण देते हैं। ठीक है, परासरण का उदाहरण अपन लिखते हैं। देखिए परासरण के उदाहरण क्या होगा आपका, ठीक है, परासरण का जो उदाहरण होगा, हम परासरण के उदाहरण को अपन आराम से दे सकते हैं। नंबर 1, किशमिश को पानी में डालने पर फूलना, किशमिश का पानी में डालने पर फूलना, ये आपका क्या हो गया उदाहरण। ठीक है, दूसरा हो गया आपका फूली हुई किशमिश को या फूली हुई किशमिश को नमक या चीनी के सांद्र विलयन में सिकुड़ना। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल है। यदि हम कहीं भी, हम उदाहरण के लिए यदि हम यहां देखिए इसके अंदर क्या डाल देते हैं हम, है ना, इसके अंदर हम चीनी डालते हैं, थोड़ी सी क्या डालते हैं हम इसके अंदर, चीनी डालते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर हमने क्या, चीनी सॉरी क्या बोलते हैं, पानी लिया हमने इसके अंदर, और पानी के अंदर हमने क्या रख दिया, किशमिश को रख दिया। देखो किशमिश कैसी होती है, सिकुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, अब इसको कुछ समय बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, कुछ समय बाद ये जो किशमिश होती है वो किशमिश अपने आकार में कैसी हो जाती है, फूल जाती है इस तरीके से। क्योंकि क्यों फूली, क्योंकि इसके अंदर क्या पानी प्रवेश कर गया। ठीक है, ये आपकी फूली हुई किशमिश होगी, फूली हुई किशमिश।
ठीक है। क्योंकि किशमिश के चारों तरफ एक पतली पन्नी की समान झिल्ली पाई जाती है, उसको हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। ठीक है। अब इसके बाद ये फूली हुई किशमिश को हम दोबारा से इसको हम नमक और पानी के विलयन में रखते हैं। हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, नमक और पानी का विलयन लेते हैं। देखिए नमक, अब ये क्या बन गया, विलयन बन गया। तो इसकी सांद्रता कैसी होगी, ज्यादा। जैसे इसके अंदर हम इसको डालेंगे इस फूली, तो दोबारा से वो पुनः अपने जैसे आकार में सिकुड़ जाएगी, यानी दोबारा से वो कैसे हो जाएगी, आपकी सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ना मतलब क्या होगा, वो पुनः से संकुचित हो जाएगी। देखो यहां पर हमको दो बातें देखने को मिल रही हैं कि एक तो पानी किशमिश के अंदर गया, ठीक है, दूसरे में पानी किशमिश से क्या निकलेगा, बाहर निकल गया। दोनों ही अवस्था में क्रिया कौन सी है, आपकी परासरण। इसका मतलब ये हुआ कि परासरण भी आपका दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा परासरण आपका, दो प्रकार का। ठीक है, यानी परासरण आपका कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का। ठीक है, एक तो होगा आपका क्या, जब पानी किशमिश के अंदर जा रहा है तो वो अंतः परासरण हुआ। क्या हुआ आपका, अंतः परासरण हुआ। और दूसरी अवस्था में पानी किशमिश से बाहर निकल रहा है तो वो क्या हुआ आपका, बाह्य परासरण हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि एक अवस्था में पानी किशमिश के अंदर जा रहा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की। किशमिश के अंदर थोड़ा गाढ़ा सूखे टाइप का लिक्विड भरा हुआ रहता है, तो इसलिए वह आपका क्या काम करेगा, जब अंदर जा रहा है पानी तो अंतः परासरण होगा। जब पानी कम सांद्रता से बाहर आ रहा है अधिक सांद्रता की ओर, जब किशमिश के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है तो उसके अंदर का जो द्रव है वो पतला हो जाता है। जब हम उसको नमक या चीनी के विलयन में रखते हैं तो नमक या चीनी के विलयन का सांद्रण कैसा होता है, ज्यादा होता है, यानी विलयन गाढ़ा होता है। तो किशमिश के अंदर का पानी निकल करके कहाँ जाएगा, विलयन में आ जाएगा, और दोबारा से धीरे धीरे करके किशमिश पुनः सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए परासरण कितने प्रकार का होगा बच्चों, दो प्रकार का। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो हम बाह्य परासरण अंतः परासरण को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो परासरण को हम एक्सपेरिमेंटल द्वारा हम बताते हैं किस तरीके से हम परासरण की क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, परासरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, जैसे हम आम के अचार को हम नमक, चीनी, मिर्च और ऑयल इनके सांद्र विलयन के अंदर जब डालते हैं तो आम के अंदर का जो पानी होता है वो निकल करके बाहर आ जाता है और आम का जो अचार होता है वो धीरे धीरे से बढ़ना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब वो कौन सा परासरण हुआ आपका, बाह्य परासरण हुआ। ठीक है, यानी परासरण की क्रिया कितने प्रकार की होगी आपकी, दो प्रकार की। देखो पहला होगा आपका अंतः परासरण, अंतः परासरण। ठीक है, अंतः परासरण में क्या होगा आपका, यानी जब जल के अणु, ठीक है, जब जल के अणु परासरण की क्रिया द्वारा किसी पदार्थ से बाहर निकलते हैं जब जल के अणु परासरण की क्रिया द्वारा किसी पदार्थ के भीतर, अंतः परासरण पढ़ रहे हैं, भीतर प्रवेश करते हैं तो उसे अंतः परासरण कहते हैं, तो उसे अंतः परासरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हम यहां दे देंगे, किशमिश को पानी में डालने पर फूलना, किशमिश को पानी में डालने पर
फूलना। ठीक है, अंतः परासरण का हमने उदाहरण दे दिया कि किशमिश को पानी में डालने पर क्या होना, फूलना। ठीक है, जैसे किशमिश को हमने पानी के अंदर डाला, ठीक है, किशमिश कैसी होती है आपकी, सुकड़ी आकार की होती है। इसको हमने क्या डाला, पानी के अंदर डाला। ठीक है, तो परासरण की क्रिया द्वारा पानी इसके कहां जाएगा, भीतर प्रवेश करेगा। जब ये भीतर प्रवेश करेगा तो आकार में कैसे हो जाएगी, ये फूल जाएगी। ठीक है भैया, फूल जाना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपका आएगा बाह्य परासरण। ठीक है, उसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अंगूर को पानी में डालने पर फूलना, यानी इसके अंदर क्या हो गया, आपका पानी प्रवेश कर गया। ठीक है, अब इसके अंदर का लिक्विड कैसा हो गया, पतला हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम नमक के गाढ़े विलयन में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे, नमक या चीनी के गाढ़े विलयन में। ठीक है, जैसे इसको हम नमक या चीनी के गाढ़े विलयन में डालेंगे, ठीक है, यानी हमने इस फूली हुई किशमिश को नमक के विलयन के अंदर डाल दिया। ठीक है, यानी इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, विलयन के अंदर नमक मिला दिया। ठीक है, नमक मिलाएंगे, तो नमक मिलाएंगे यानी इसकी विलयन की सांद्रता कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो अब इसका जो अंदर का पानी है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो कहां निकल जाएगा भैया, बाहर की तरफ निकलेगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यानी ये धीरे 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 सुकड़ने लगेगी। तो ये कौन सी क्रिया हुई आपकी, बाह्य परासरण की। ठीक है, जब जल के अणु ठीक है किसी वस्तु या पदार्थ से परासरण की क्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं, तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अंतः परासरण, बाह्य परासरण। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम परासरण को प्रयोग द्वारा समझेंगे। ठीक है, इसके आधार पर परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपका विलयन कितने प्रकार के होते हैं, समपरासरी, अल्परासरी। ठीक है, तो परासरण एक वह क्रिया है जिसमें से जल या विलायक के अणु कम सांद्रता से अर्धपारगम झिल्ली में होकर के अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, गमन करते हैं। इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। परासरण की क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, एक अंतः परासरण होता है, एक आपका बाह्य। ठीक है, थैंक यू।